हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 13 अध्याय 13 अवर एनवायरनमेंट या हमारा पर्यावरण। और आज हम इसमें करने वाले बच्चों एक्सरसाइज या आपके अभ्यास के प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, यानी निम्नलिखित में से किस समूह में जैव न्यूनीकरण वस्तुएं हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रास, फ्लावर एंड लेदर, यानी घास, फूल और चमड़ा, इन सब में जैव न्यूनीकरण पदार्थ हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन, निम्नलिखित में कौन खाद्य श्रृंखला का गठन करता है। तो खाद्य श्रृंखला जब भी शुरू होगी बच्चों, हरे पेड़ पौधों से शुरू होगी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी चीज़ हरे पेड़ पौधों के तौर पे आपको देखने को मिल रही है, फिर उससे आगे आपको लेके चलना है। तो जब ध्यान से देखेंगे बच्चों तो घास, बकरी और मानव, यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये फूड चेन बना रहे हैं। तो यही इसका आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रकृति का प्रथाएं हैं। तो पहली है कैरिंग क्लोथ्स बैग टू पुट परचेजेस इन वाइल शॉपिंग, खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैले ले जाना। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, अनावश्यक रोशनी और पंखों को बंद करना। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप ऑन हर स्कूटर, यानी अपनी माँ को स्कूटर पर छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल जाना। और ऑल ऑफ दी अबव, या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, यदि हम एक पोष स्तर के सभी जीवों को मार देते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, वो खत्म हो जाएगी और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, परिस्थितिकी में संतुलन है, वो अफेक्ट होगा। फिर क्या करते हैं, अब एक इंडिविजुअल को देख लेते हैं बच्चों। अगर हर्बीवरस को हम मार देते हैं तो कार्निवर्स को खाना नहीं मिलेगा, तो वो मर जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर कार्निवर्स को मार देते हैं तो हर्बीवर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और हम प्रोड्यूसर को मार देते हैं तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो कंप्लीट होती है, वो एनवायरनमेंट में पोषक तत्व नहीं आ पाएंगे, तो भी दिक्कत होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, will the impact of removing all the organism in a tropic level be different for different tropic level, can the organism of any tropic level be removed without causing any damage to the ecosystem, क्या एक पोषी स्तर के सभी जीवों को हटाने का प्रभाव विभिन्न पोषी स्तरों पर अलग अलग होगा, क्या परिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाए बिना किसी पोषी स्तर के जीवों को हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर है बच्चों, सिंपल सा आंसर है यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, यानी हाँ, एक पोषी स्तर के सभी जीवों को हटाने का प्रभाव विभिन्न पोषी स्तरों पे अलग अलग होगा। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका, और रिमूविंग प्रोड्यूसर हर्बीवरस वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव और अदर वुड माइग्रेट एंड इकोसिस्टम विल कोलैप्स, यानी उत्पादकों को हटाने पर शाकाहारी जीव जीवित नहीं रह पाएंगे और वे पलायन कर जाएंगे और परिस्थिति तंत्र को ध्वस्त कर देंगे बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये, कि इफ हर्बीवरस आर रिमूव प्रोड्यूसर वुड ग्रो अनचेक्ड एंड कार्निवरस वुड नॉट गेट फूड, यानी यदि शाकाहारी जीवों को हटा दिया जाए तो उत्पादक अनियंत्रित रूप से बढ़ेंगे और मांसाहारी को भोजन नहीं मिलेगा। इफ कार्निवरस इज रिमूव्ड हर्बीवरस वुड इंक्रीज टू अनस्टेबल लेवल्स एंड कुड डिस्ट्रॉय द प्रोड्यूसर, यानी यदि मांसाहारी को हटा दिया जाए तो शाकाहारी जीव अस्थिर स्तर तक बढ़ जाएंगे और उत्पादकों को नष्ट कर देंगे। और इफ द डिकम्पोजर्स आर रिमूव्ड द डेड एनिमल्स वुड पाइल अप ड्यू टू विच द एनवायरमेंटल वुड बी बिकम पॉल्यूटेड, यानी यदि डिकम्पोजर को हटा दिया जाए तो मृत पशुओं का ढेर लग जाएगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा बच्चों। और क्या कहता है बच्चों ये, in addition to this, if dead animals will not decompose, the recycling of nutrients in the soil will be stopped and its fertility will be reduced. As a result, the green cover of the earth will be lost,
यानी इसके अतिरिक्त यदि मृत जानवर विकटित हो नहीं होंगे तो मिट्टी में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण रुक जाएगा और इससे उर्वरकता कम हो जाएगी, परिणाम स्वरूप पृथ्वी की हरियाली नष्ट हो जाएगी। Thus, to maintain the balance of the ecosystem, the presence of organism is necessary at each trophic level. यानी इस प्रकार परिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की उपस्थिति आवश्यक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है आपका। What is biological magnification? Will the levels of magnification will be different at different levels of the ecosystem? यानी जैव आवर्धन क्या है, क्या इस आवर्धन का स्तर परिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग होगा। तो बेसिक सा आंसर है बच्चों कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस like pesticides in the body of living organism at each trophic level of a food chain is called biological magnification। यानी जैव आवर्धन क्या है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में कीटनाशक जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थों का की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहते हैं बच्चों। अब अगर इसकी बात करें इंक्रीज की, तो यस, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन would increase as the tropic level increase and would be the highest for topmost tropic level. It would affect their biological process such as growth, reproduction etc. यानी जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ेगा जैव आवर्धन का स्तर बढ़ेगा और जो पोषी स्तर के लिए उच्चतम होगा यानी शीर्ष पोषी स्तर के लिए उच्चतम होगा, ये उनकी जैव प्रक्रिया जैसे विकास, प्रजनन आदि को प्रभावित करेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, What are the problems caused by the non-biodegradable waste that we generate? यानी हमारे द्वारा उत्पन्न गैर जैव नवीनीकरण कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। द प्रॉब्लम caused by non-biodegradable waste are, यानी इनसे क्या क्या समस्याएं होती हैं बच्चों। पहली है द क्वांटिटी ऑफ non-biodegradable matter increase in nature, then biomagnification of poisonous chemicals in our body increase। यानी जैसे अजैव निम्नीकरण पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर में जहरीले रासायनिक का अजैव आवर्धन भी बढ़ जाता है बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों, इफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर विल नॉट बी लेफ्ट एनी सब्सटेंस फॉर न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी यदि गैर जैव निम्नीकरण कचरा बढ़ता है तो नए जीवों के लिए कोई पदार्थ नहीं बचेगा। और क्या कहता है बच्चों, द इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल कॉज इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। यानी जो गैर जैव निम्नीकरण सब पदार्थ हैं उनके कचरों की बढ़ती मात्रा को पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन बनाने के लिए भी हम जिम्मेदार मान सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका CBSE 2011 और 13 में रिपीट हो चुका है बच्चों एज इट इज। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, इफ ऑल द वेस्ट we generate is biodegradable, will this have no impact on environment? यदि हमारा द्वारा उत्पन्न सारा कचरा बायोडिग्रेडेबल है यानी जैव निम्नीकरण है तो इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। If it is disposed of properly, the problem of air, water, soil pollution can be lessened to an extent. There would be less health problems and humans would be disease free. But if it is not disposed of properly, it will affect the environment adversely। यानी यदि हम जो कचरा निपटान उत्पन्न कर रहे हैं वह बायोडिग्रेडेबल है तो उसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इसका उचित तरीके से निपटान किया जाए तो वायु, जल और मृदा प्रदूषण की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कम होगी और इंसान रोग मुक्त होंगे। लेकिन अगर इसका उचित तरीके से निपटान नहीं किया गया तो इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, वाई इज द डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कॉज ऑफ फॉर कंसर्न, व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। यानी ओजोन परत का नुकसान चिंता का कारण क्यों है, क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो बच्चों बेसिक सा आंसर इसका भी क्या कि डैमेज टू द ओजोन लेयर क्या करता है, हमारे जो एनवायरमेंटल कंसर्न है उसे अफेक्ट करता है। कैसे, इफ द ओजोन लेयर डिसअपियर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर completely then all the extremely harmful ultraviolet radiation coming from the sun would reach the earth. These ultraviolet radiation would cause skin cancer and other ailment in man and animal, also damage to the
प्लांट्स। यानी ओजोन परत को नुकसान चिंता का विषय है, क्योंकि यदि वायुमंडल में ओजोन परत पूरी तरह से गायब हो जाती है तो सूर्य से आने वाली सभी अत्यंत हानिकारक पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी। ये पैराबैंगनी विकिरण पुरुषों और जानवरों से में त्वचा कैंसर और अन्य बीमारियों का कारण बनेंगी और पौधों को भी नुकसान पहुंचाएंगी बच्चों। अब इससे बचाव के लिए क्या किया गया बच्चों? इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP unanimously forced an agreement among its member countries to freeze CFC production at 1986। ठीक है बच्चों, यानी CFC यहाँ पे क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए जो UNEP है यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एक संस्था है, उसने सर्वसम्मति से अपने सदस्य देशों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि 1986 से आने वाले सालों में वो क्या करेंगे, CFC के स्तर को कम करने के लिए प्रयासरत रहेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वीडियो होती है आपकी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।